Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 6.6.3 that is the application of Bernoulli's equation और टॉपिक का नाम है टॉर्सिलस थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि ये थ्योरम हमें क्या बताता है। The speed of a fluid flowing out from an opening at the depth h below the liquid surface is equal to the speed gained by an object in free fall through the same height h। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये आपको डायग्राम से समझ आएगी, तो हम डायग्राम की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट। ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, इससे मैं आपको पूरी स्टेटमेंट को समझाती हूँ। तो ये हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने लिक्विड या फ्लूइड को फिल किया हुआ है, ठीक है बेटा। और साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर ना, इसकी लोअर डेप्थ के ऊपर एक हमारे पास होल है, ठीक है। एक होल है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है या फिर फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, v2 है। और ये जो है, जब फ्लूइड जैसे जैसे ये आपको पता है बाहर निकलेगा तो ये जो पानी का लेवल है ना, ये नीचे आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये पानी का लेवल नीचे आएगा ना, तो ये इसकी भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और वो हमारे पास है v1। अब अगर हम हाइट की बात करें तो ये जो सुराख है, ये जो होल है, इसकी जो हाइट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास बनती है h1 माइनस h2। वो कैसे बनती है, क्योंकि हमारे जो टोटल सिलेंडर की हाइट है बेटा, वो हमारे पास है h1। ये जो टोटल सिलेंडर है इसकी हाइट है h1, और इस होल की जो नीचे डेप्थ लोअर सरफेस से हाइट है वो है h2। यानी होल अगर यहाँ पे है ना ये, तो इसकी जो इस सिलेंडर की लोअर सरफेस से हाइट है ना, यानी ये वाली हाइट, वो क्या है, वो h2 है। तो अगर हम इसकी टोटल हाइट निकालना चाहें कि होल कितनी हाइट पे है, तो वो हम ऊपर से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो वो कैसे निकलेगा, यानी हम इस पूरी हाइट में से नीचे वाली हाइट को माइनस कर दें। तो पूरी हाइट हमने देखा h1 है, नीचे वाली h2 है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास होल की हाइट आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन डेरिवेशन के अंदर हमने इस होल की हाइट को h कहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम बेसिकली बेटा हमें ये बताता है कि ये जो फ्लूइड या लिक्विड इस कंटेनर के अंदर से बाहर निकल रहा है इस सुराख के जरिए, इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो स्पीड है वो इक्वल होगी लिक्विड की स्पीड के, और ऐसे लिक्विड की स्पीड के जिसको हमने सेम हाइट से फ्रीली फॉल करवाया है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है, उसको हमने इस हाइट से, यानी इस हाइट से यहाँ पर फ्रीली फॉल करवाया नीचे। फ्रीली फॉल का आपको पता है कि फ्रीली फॉल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो ना, या अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही हो ना, उसको हम कहते हैं ये फ्रीली फॉल कर रही है। उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को या दूसरी फोर्सेस वगैरह को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हम सेम हाइट से फ्लूइड को ड्रॉप करें, फ्लूइड को फॉल करें और वो नीचे आए, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी, कोई ना कोई स्पीड गेन करेगा, वो इक्वल होगी फ्लूइड की उस स्पीड से जिसके साथ वो इस सुराख से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्पीड्स इक्वल होंगी, और इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है वो भी है, और वो हम जब इसकी डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हम स्टेटमेंट की तरफ वापस चलते हैं और दोबारा स्टेटमेंट को समझते हैं। द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड की स्पीड फ्लोइंग आउट फ्रॉम एन ओपनिंग, जो ओपनिंग से बाहर निकल रहा है, जो मैंने आपको होल दिखाया ना उस कंटेनर की डेप्थ पे, उससे बाहर निकल रहा है एट द डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस। और उसकी हाइट कितनी है, h है, मैंने आपको बताया ना h1 माइनस h2 को हम h भी कहते हैं। तो उसकी कितनी हाइट है, एट द डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस से नीचे वो h हाइट के ऊपर हमारे पास एक होल है, उसमें से फ्लूइड निकल रहा है। उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इज इक्वल टू द स्पीड गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल थ्रू द सेम हाइट। अगर सेम हाइट से हम किसी फ्लूइड को या किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जरूरी नहीं है फ्लूइड हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को भी अगर सेम हाइट से गिराते हैं, ठीक है, उसी सेम हाइट से गिराते हैं और वो नीचे आता है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड, और फ्लूइड और सुराख से जिस स्पीड के साथ नीचे आ रहा है या उस सुराख से जिस स्पीड के साथ बाहर निकल रहा है, वो दोनों स्पीड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और इसका ही हमने मैथमेटिकल प्रूफ करना है। और दिस मीन्स दैट v इज इक्वल टू √2gh, ये वो स्पीड है जो कि हमारे पास इक्वल स्पीड जो हम कह रहे हैं ना, उसकी ये मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन के अंदर वही जो मैंने आपको टैंक दिखाया या कंटेनर दिखाया, उसी को हमने कंसीडर करना है। सो लेट कंसीडर अ टैंक फिल्ड विद सम फ्लूइड। आपने देखा वो फिल्ड हुआ था सम फ्लूइड के साथ, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, वो वाटर भी हो सकता है।
एंड विद एन ओरिफाइस या स्मॉल होल, उसके अंदर स्मॉल होल था, ठीक है, एट इट्स डेप्थ आप ये कह सकते हैं, एट इट्स डेप्थ या एट द हाइट ऑफ एच। द वाटर लेवल इज एट हाइट h1, वाटर लेवल की हाइट क्या थी h1, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से डायग्राम दिखा देती हूँ। जो वाटर लेवल है हमारे पास, ये जो वाटर लेवल है ये उसकी हाइट है h1, ठीक है, और ये फ्लूड और ये जो हमारे पास सुराख है या ओरिफाइस है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है h1 माइनस h2 यानी कि h, और जो लोअर डेप्थ है उसकी हाइट है h2, ठीक है। तो ये उसी चीज की बात हो रही है। सो द वाटर लेवल इज एट हाइट h1 अबव द सम रेफरेंस एंड स्मॉल होल इज एट हाइट h2, और स्मॉल होल की क्या हाइट है h2 है। वैसे तो उसकी हाइट h है ना अगर हम ऊपर से देखें, लेकिन अगर हम नीचे वाले सरफेस को एज अ रेफरेंस लें तो नीचे से उसकी हाइट h2 है और अपर वाटर लेवल की सरफेस से उसकी हाइट है h, ठीक है। तो ये वो चीज़ होगी। उसके बाद है कि डेप्थ ऑफ द ओरिफिस या डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द सरफेस, और होल की जो मतलब कि मैं आपको जो उसकी ओरिजिनल हाइट बता रही थी वो h है, दैट इज h1 माइनस h2। वाटर फ्लोज आउट विद द स्पीड v2, और वाटर की स्पीड के साथ बाहर निकल रहा है, v2 के साथ निकल रहा है बाहर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट द टॉप सरफेस जो है वाटर की, द वाटर मूव्स वेरी स्लोली। जैसे मैंने आपको बताया ना कि होल में से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो तो तेजी से निकल रहा होगा, लेकिन वाटर का जो लेवल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, वो एकदम से नीचे नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली आ रहा होगा। तो उसकी स्पीड ना कंपैरेटिवली कम होगी उस स्पीड से जिस स्पीड के साथ फ्लूड होल में से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एट द टॉप सरफेस द वाटर मूव्स वेरी स्लोली, यानी कि v1 को हम फिर नेग्लेजिबल ले लेंगे या फिर नियरली इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। अब बेटा हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है, और मैथमेटिकल डेरिवेशन में बेसिकली हमने उस स्पीड को फाइंड आउट करना है जिस स्पीड के साथ फ्लूड या हमारे पास लिक्विड या हमारा वाटर जो है वो सुराख से, कंटेनर के सुराख से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करना है, और आपको पता है कि जाहिर सी बात है ये बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो उसी को हम अप्लाई करके उसी को यूज करते हुए स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन आपको याद होगी, हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में कि P1 यानी कि प्रेशर 1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये प्रेशर है एट द लोअर रीजन पे, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है, इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पूरी बर्नौलीज इक्वेशन आ गई है। अब इसी को यूज करते हुए हमने स्पीड ऑफ द फ्लूइड निकालना है जो फ्लोइंग आउट फ्रॉम द होल आ रहा है, ठीक है ना। स्टेप 2 में बेटा हमने क्या करना है कि अब v1 को 0 पुट कर देना है। 0 क्यों पुट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पीड जो है ये बहुत कम होगी इस स्पीड के मुकाबले में, यानी कि v1 इज वेरी लेस देन v2। इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, v1 को निगलेक्ट कर देते हैं या इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या काम करना है डेरिवेशन के कि v1 को 0 पुट करना है। जब v1 0 पुट करेंगे तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये वाली जो टर्म है इसके अंदर जब आप v1 को 0 पुट करेंगे तो बेटा आपको पता है ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के क्या बचेगा, एक प्रेशर बच जाएगा और दूसरा हमारे पास ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, और जो हमारी राइट साइड वाली इक्वेशन है वो पूरी एज इट इज आ जाएगी, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टेप 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि दोनों प्रेशर्स को सेम ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये वाली बात जो है ना ये थोड़ी सी समझने वाली है, ये कंसेप्ट है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है लेकिन एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि बेटा हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो उसका इफेक्ट होता है ना वो इस तरह से होता है कि वो उसको ना कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर हवा होती है, एयर होती है, एयर भी एक फ्लूइड है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है ना इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। और वो इस तरह से लगाएगी कि वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, और कंप्रेस करने के लिए ना वो हर साइड से इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड यानी अंदर की डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। तो यानी इस साइड से अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, अंदर की तरफ यानी फ्लूइड पे लगाने के लिए नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम इस साइड से देखें तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे प्रेशर लग रहा होगा अंदर की तरफ फ्लूइड पे लगाने के लिए। इस साइड से हम देखें तो राइट साइड पे लगेगा, इस साइड से देखें तो अप साइड पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा जो प्रेशर है ना P1 और P2 वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हर साइड से बराबर प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए P1 और P2 इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन की दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फिर हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी प्रेशर वाली टर्म यहां से निकाल देंगे हम।
अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ये जो रो जी एच वन और रो जी एच टू को एक साइड पे कर दें, यानी कि रो जी एच टू को हम इस साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे, तो ये आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, आप लोग खुद इसे देख सकते हैं कि जब ये आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, रो और जी को वहां से कॉमन ले लेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रो जी और ब्रैकेट के अंदर एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करनी है कि बेसिकली हम लोग ना स्पीड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, v2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और जब v2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम ना इस टर्म को अलग करने की कोशिश करेंगे, यानी बेसिकली v2 को हम अलग-अलग करने की कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों से। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसे इक्वेशन की इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो जी h1 माइनस h2। ठीक है, यानी जस्ट सिंपली 2 आके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये जो रो है इसको भी हमने इससे अलग करना है क्योंकि हमें सिर्फ v2 चाहिए। ठीक है, तो रो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर भी हमारे पास रो है पहले से इक्वेशन के अंदर, जब नीचे आके डिवाइड होगा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा h1 माइनस h2। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर को खत्म करने का आपको सिंपल सा तरीका पता है कि हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। सो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g(h1 माइनस h2), ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि h1 माइनस h2 जो है ना वो h के इक्वल है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया और पीछे हमने इसका थ्योरी के अंदर जिक्र भी किया है कि h1 माइनस h2 जो है वो h के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम वो पुट कर देंगे, h1 माइनस h2 को h पुट कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वो स्पीड आ गई है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि किस स्पीड के साथ हमारा जो फ्लूइड है वो उस होल या सुराख से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब बेटा हमारा जो टोरसेल्स थ्योरम है ना बेसिकली वो हमें क्या बता रहा है, वो सिर्फ हमें स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करने का नहीं कह रहा। उसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा कि ये जो स्पीड है ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करें सेम हाइट से। ठीक है, उस स्पीड के इक्वल होगी। तो अब हमने इसकी तो स्पीड निकाल ली है ना कि किस स्पीड के साथ फ्लूइड इस होल से बाहर निकल रहा है। अब हम वो स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करें तो वो किस स्पीड के साथ आता है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या आया वो एक दूसरे के इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। अगर तो इक्वल आ जाती है इसका मतलब है ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और अगर नहीं आती इसका मतलब है थ्योरम रॉन्ग है। और आपको पता है वो आ जाएंगी क्योंकि ये थ्योरम में बन चुका है, तो इसका मतलब है वो दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो हम जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देख लेते हैं कि किस तरह से वो दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, सो फॉर फ्रीली मोशन, आपको पता है फ्री फॉल मोशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने यहाँ पर इस डेरिवेशन को इस तरह से समझना है कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट से आपके पास एक बॉल है। ठीक है, और आप उसे यहाँ से इस जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जो ग्रीन है, आप ना ये जो ग्रीन सा सर्कल है ना इसको बॉल इमेजिन कर लें। ठीक है, और सेम हाइट से यानी इस हाइट से आपने ड्रॉप करना है और ये यूं करके ना नीचे आया। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक जो आया है ना, अब हमने इसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमने ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या है हमारे जो ऑब्जेक्ट की, तो आपको पता है ये जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है वो जस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन या ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन को जी ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो जी के इक्वल आएगी, तो एक्सेलेरेशन की जगह हम जी पुट कर देते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट था जब हमने उसे ड्रॉप किया था, हमारी जो बॉल थी इनिशियल जो उसकी स्पीड थी वो तो जीरो थी ना, क्योंकि जब तक हमने उसे ड्रॉप नहीं किया हमारे हाथ में थी तब तक उसकी जो वैल्यू है स्पीड की, इनिशियल वैल्यू है स्पीड की वो जीरो है। ठीक है, तो हमने उसको जीरो पुट कर देना है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो वाली चीज तो चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फाइनल भी हम हटा देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही वेलोसिटी बची है, तो v का स्क्वायर, और हमें यहाँ से भी v चाहिए, जस्ट उसकी स्पीड चाहिए, तो स्क्वायर है तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल आ जाती हैं, और यही हमारा थ्योरम हमें बता रहा था कि अगर कोई फ्लूइड किसी सुराख से बाहर निकल रहा है जो कि कंटेनर की लोअर साइड पे हुआ हुआ है, ठीक है, डेप्थ में है जो लोअर साइड पे, उससे अगर फ्लूइड किसी स्पीड से बाहर निकल रहा है और अगर कोई और ऑब्जेक्ट उसी सेम हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उन दोनों की स्पीड इक्वल होगी, और हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि उनकी स्पीड वाकई ही इक्वल आ जाती है। इसका मतलब है कि ये थ्योरम वैलिड है, ये थ्योरम सही है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन आल्सो होल्ड्स फॉर फ्रीली मोशन। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक,
और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको आपने इसकी डेरिवेशन को अच्छे तरीके से देख लेना है, और आपको अगर स्टेटमेंट समझने में मुश्किल होती है तो आपने डायग्राम की हेल्प लेनी है, ठीक है। डायग्राम से स्टेटमेंट ईजीली समझ आ जाती है। तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है, और ये भी आप पेपर में लाजमी कर दीजिएगा, ताकि ये आपकी ना टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आपने इन दोनों चीज़ों को निकाल के कंपेयर करके दिखाया है। आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इसको भी एक इक्वेशन का नाम देके और कह सकते हैं कि फ्रॉम ए एंड बी वी कैन सी दैट दिस थ्योरम इज वैलिड या दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये आप करके इस टॉपिक को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।